आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। दिल्ली के एनटीएमसी कन्वेंशन सेंटर में सुबह 10 बजे बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली ये बैठक की शुरुआत उनके भाषण से होगी और समापन पीएम मोदी के भाषण से होगा। इस बैठक में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल, निर्मला सीतारामन समेत सभी केंद्रीय मंत्री जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं वो बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेशों के बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय कार्यकारिणी के मेंबर वर्चुअल तरीके से बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में मुख्य तौर पर अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर पार्टी की रणनीति और तैयारियों में चर्चा होगी। बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव, एक आर्थिक प्रस्ताव और विदेश नीति को लेकर एक अहम प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना में जिन लोगों का निधन हुआ है उनको लेकर शोक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। आगामी विधानसभा के 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले उस पर विशेष चर्चा होगी और उस पर मंथन होगा। आगामी कार्यक्रम भी इस कार्य समिति में उस पर चर्चा होगी। उसी के साथ साथ जो कोविड के दौरान और वैसे भी हम सबके बीच में नहीं रहे उनके लिए भी शोक प्रस्ताव पारित होगा। बैठक का समापन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा होगा। 10 बजे नेशनल एग्जीक्यूटिव शुरू होगी, 10 बजे से 3 बजे तक चलेगी और हर राज्य में वर्चुअली हमें अटेंड करनी है। हम गोवा में हमारे पार्टी ऑफिस में पंजिम से हम लाइव वर्चुअली उसमें शामिल होंगे। ऑर्गेनाइजेशन चेंज तो केंद्र के संगठन मंत्री अध्यक्ष से हमारे प्रदेश की टीम बात करेगी, उसका आधार पर कुछ परिवर्तन होगा। अभी तो कार्यकारिणी की बैठक है, काफ़ी दिन के बाद, 1-1.5 साल के बाद हो रहा है, तो वो भी छोटे आकार में हो रही है। केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री, मोर्चा के प्रेसिडेंट, यही लोग ही केवल रहेंगे। बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में वैसे तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वर्चुअल तरीके से शामिल होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आकर इस बैठक में हिस्सा लेंगे। सुबह करीब 9:15 बजे योगी आदित्यनाथ का विमान दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में मौजूद हिंडन एयरबेस पर उतरेगा, जहां से वो सीधा कार्यक्रम स्थल एनटीएमसी के लिए निकल जाएंगे। बैठक में योगी आदित्यनाथ अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव का फीडबैक देंगे, जिसके आधार पर यूपी में पार्टी की रणनीति तय होगी। खबर है कि सीएम योगी का सोमवार यानी 8 अक्टूबर को शामली और रामपुर का दौरा है। यही वजह है कि वो बैठक में शामिल होने के बाद दिल्ली में रुकेंगे और अगले दिन शामली और रामपुर के दौरे पर निकल जाएंगे। हरियाणा के रोहतक में एक दिन पहले बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर समेत कुछ नेताओं को बंधक बनाए जाने पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। सांसद अरविंद शर्मा की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ता इस घटना के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर कुछ इस तरह से उतरे। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। पुतले को आग के हवाले करने के बाद भी जब प्रदर्शनकारियों का मन नहीं भरा तो कुछ ने पुतले को चप्पल मारी और फिर उसे पैरों से भी कुचला। इन लोगों का आरोप है कि कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के इशारे पर कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे लोगों ने बीजेपी नेताओं को एक दिन पहले बंधक बनाया था, जिसके विरोध में इन लोगों ने पूरे शहर में एक मार्च निकाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन के दौरान सांसद अरविंद सिंह शर्मा कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरने के चक्कर में विवादास्पद बयान दे बैठे। मनीष ग्रोवर की तरफ अगर कोई आंख उठेगी उसकी आंख निकालेंगे, हाथ को काट लेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। इससे पहले इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सुबह सुबह बीजेपी कार्यकर्ता रोहतक के पार्टी दफ्तर पर इकट्ठा हुए, जहां सांसद अरविंद शर्मा और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर की अगुवाई में एक बैठक भी हुई। लेकिन प्रदर्शन के दौरान दिया गया बीजेपी सांसद का ये बयान कांग्रेस को अखर गया और उसने सांसद अरविंद शर्मा को सोच समझकर बोलने की नसीहत दे डाली। 4 बार का सांसद है और ऐसी अभद्र और अनडेमोक्रेटिक और ऐसी बुखराहट वाले बयान देगा, ये मैंने तो कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक इमारत की 14वीं मंजिल भीषण आग की लपटों में घिर गई। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। बताया गया कि 15 मंजिला इस इमारत की 14वीं मंजिल में आग लगी।
और जब तक लोग कुछ समझते, आग की तेज लपटें वहां से उठने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन दमकल विभाग से मदद मांगी, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां घटना वाली जगह पर पहुंच गई और 14वीं मंजिल पर धधकती आग को बुझाने में जुट गई। हालात को काबू करने में थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि इमारत की दूसरी मंजिलों में भी आग के फैलने का डर सताने लगा। इसलिए सबसे पहले उस हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले बाकी लोगों को सुरक्षित निकाला गया और फिर उन्हें बिल्डिंग के अहाते में रखा गया, जिसके बाद पानी की बौछार पर आग बुझा दी गई। तो यहाँ पर फिलहाल बिल्डिंग के लोगों को निकाल दिया गया है। चारों तरफ आपको पुलिसकर्मी दिखाई पड़ रहे हैं और फिलहाल बिल्डिंग की लाइट काट दी गई है। जैसे ही इमारत में लगी आग ठंडी पड़ी, दमकल विभाग के लोगों ने वहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया ताकि फंसे लोगों को बचाया जा सके। आग पूरी तरह से बुझ गई है, थोड़ा कूलिंग ऑपरेशन चालू है, सर्च ऑपरेशन चालू है। इस घटना के बाद मुंबई की मेयर भी मौके पर पहुंची और लोगों से मुलाकात कर इस हादसे की पूरी जानकारी ली। महाराष्ट्र से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। वहां अहमदनगर में एक सरकारी अस्पताल में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि सिविल लाइन इलाके में मौजूद इस अस्पताल में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और फिर अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर से काला धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। अस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि आग अस्पताल की आईसीयू वार्ड में लगी और उस वक्त वहां 20 से ज्यादा मरीज मौजूद थे। जैसे ही आग लगने की खबर लगी, अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ लोगों की जान बचाने में जुट गया। मरीजों को तुरंत दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, साथ ही ऑक्सीजन के सिलेंडर फौरन मुहैया कराए गए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। अस्पताल के जिस हिस्से में आग लगी वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। वहां से आई एक तस्वीर में देखा कि अस्पताल का वार्ड जलकर कबाड़ में तब्दील हो गया। वहां रखे बिस्तर और बाकी सामान पूरी तरह नष्ट हो गए। घटना पर शोक जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट भी किया। गुजरात के खेड़ा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेड़ा पुलिस स्टेशन के पास मौजूद गाड़ियों में आग लगी। इससे पहले कि लोग आग पर काबू पाते, आग ने भयंकर रूप अख्तियार किया। देखते ही देखते कई गाड़ियां आग की भीषण लपटों में घिरी। उनसे आग की ऊंची ऊंची लपटें आसमान की तरफ उठने लगी। घटना की जानकारी फौरन फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुटी। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक 25 गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थी। पुलिस स्टेशन के पास गाड़ियों में आग कैसे लगी, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए, गाड़ियों में आग लगी, 25 गाड़ियां जलकर राख हो गई। ये पुलिस स्टेशन के बाहर आग लगी और देखिए कितनी भयंकर ये आग थी। धुएं का लाल गुबार नजर आ रहा है और कई घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। इस आग को बुझाने में दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और जब तक आग पर काबू पाया गया सब कुछ स्वाहा हो गया। लेकिन 25 गाड़ियां जो कि पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद थी, उन पर आग कैसे लगी और इतनी तेज भड़की, इसकी जांच होगी। यूपी की सियासत में जिन्ना की फिर एंट्री हो गई। उत्तर प्रदेश में जिन्ना पर जुबानी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया में बिना अखिलेश यादव का नाम दिए उन पर हमला बोला। जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। इस हमले का जवाब देने के लिए अखिलेश यादव खुद सामने आए और अपने बयान पर कायम रहते हुए विरोधियों को किताबें पढ़ने की सलाह दे दी। मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए। पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल ने नवजोत सिंह सिद्धू पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने सिद्धू पर काम में अड़चन डालने और गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। एक दिन पहले सिद्धू ने एजी और डीजीपी को हटाए नहीं जाने तक पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं संभालने का ऐलान किया था। क्रूज ड्रग्स केस की जांच के लिए एनसीबी की एसआईटी के हेड संजय सिंह कई और अधिकारियों के साथ मुंबई पहुंचे। इस मामले में ये सभी लोग समीर वानखेड़े की मदद लेंगे, जिन्हें इसकी जांच से हटा दिया गया था। हम लोग उनका पूरे जोन का असिस्टेंस लेंगे। चंडीगढ़ में अकाली दल ने पेट्रोल डीजल के दाम में वैट घटाने की मांग को लेकर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस वालों को लाठीचार्ज करना पड़ा। भाई दूज के मौके पर राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के साथ अपने बचपन की एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर की। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में हाईवे पर हुए एक हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में कई लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब शहर के बाहर एक चेक पॉइंट पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने हाईवे पर खड़ी गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वहां खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई। इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आई उनमें ट्रक की टक्कर के बाद सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों में आग की लपटों में घिरी दिखाई दी। एक तस्वीर में कार से आग की भीषण लपटें आसमान की तरफ उठती दिखाई दी।
उत्तर प्रदेश के संभल से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां सड़क पर दो गुटों में जबरदस्त मारपीट हो गई। बताया गया कि एक ही परिवार के लोगों में किसी विवाद की वजह से ये कहासुनी हुई और फिर सड़क अखाड़े में तब्दील हो गई। दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे पर इतनी लाठियां चलाई कि देखने वाले भी दंग रह गए। इस गाली गलौच और हाथापाई में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। वहां औरतों ने भी लठ उठाया और एक दूसरे पर जमकर वार किए। एक औरत ने तो सामने वाले गुट के एक आदमी के बाल पकड़कर उसे पूरी तरह झकझोर दिया। सड़क पर होते इस हंगामे को देखने के लिए वहां लोगों का हुजूम जुट गया, जिनमें से कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। एनसीबी की एसआईटी ने क्रूज ड्रग्स केस समेत 3 केसों के दस्तावेज अपने कब्जे में किए। मुंबई में एनसीबी की एसआईटी टीम ने क्रूज ड्रग्स केस समेत अरमान कोहली ड्रग्स केस और नवाब मलिक के दामाद समीर खान केस से जुड़े दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। संजय कुमार सिंह की अगुवाई वाली एसआईटी की टीम कुल 6 केस की जांच करेगी। खबर है कि एसआईटी की टीम इन तमाम केस से जुड़े लोगों को समन्स जारी कर पूछताछ के लिए भी बुलाएगी। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 1 के आखिरी लीग मैच में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 10 रनों से हरा दिया, लेकिन जीत के बाद भी दक्षिण अफ्रीका की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। सुपर 12 के ग्रुप 1 से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। पॉइंट टेबल में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम के 8-8 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें अगले दौर में पहुंच गई। यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ने की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी सप्लाई ठप रहेगी। अमोनिया के बड़े स्तर की वजह से सोनिया विहार, वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर पानी पंपिंग का काम बाधित हुआ है। जिन इलाकों में पानी की सप्लाई पर असर पड़ेगा उनमें उत्तरी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और नई दिल्ली के इलाके शामिल हैं। पानी की किल्लत न हो, इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। राजस्थान के जयपुर में जालौर से बीजेपी के पूर्व विधायक अमृता मेघवाल पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब वो दिल्ली हाईवे पर स्थित नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में घूमने गई थी। इस बीच कुछ बदमाश उनसे उलझ गए। बदमाशों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया, उनकी कार पर पत्थर भी फेंके, जिसमें अमृता मेघवाल घायल हो गई। इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के रोहतक में सुबह 11 बजे मकड़ौली टोल प्लाजा के पास किसान संगठनों और टोल समितियों की बैठक होगी, जिसमें आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी शामिल होंगे। मुंबई के कांदिवली इलाके की एक इमारत में आग लगने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। इस हादसे में कई लोग बुरी तरीके से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। इमारत 15 मंजिल की थी और आग 14वीं मंजिल पर मौजूद एक फ्लैट में लगी थी, लेकिन देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप ले लिया। हालांकि कुछ घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। बिहार के गया में डीजे बजाने से मना करने पर कुछ बदमाशों ने अजय कुमार नाम के एक दारोगा को गोली मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। फौरन उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। इस घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। यूपी के कानपुर में जीका वायरस के 13 और नए मरीज सामने आए और इसी के साथ वहां मरीजों की संख्या बढ़कर 79 हो गई, जिसे देखते हुए प्रशासन की टीम ने इस वायरस की चपेट में आए इलाकों में साफ सफाई और दवा के छिड़काव का काम और तेज कर दिया है, ताकि जीका वायरस फैलाने वाले मच्छरों को मारा जा सके। कानपुर के चकेरी इलाके में प्रशासन की टीम जीका वायरस के खिलाफ अभियान में तेजी से जुटी नजर आई। कोई वहां मकानों पर दवा का छिड़काव करता नजर आया, तो कोई फॉगिंग मशीन की मदद से इलाके के हर गली कूचे में मच्छरों को मारता दिखाई दिया। इलाके में लोगों को जीका वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए वहां प्रशासन की ओर से मकानों की दीवारों पर पोस्टर चिपका दिए गए। लोगों को घर घर जाकर उनके सैंपल्स बटोरे जा रहे हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है, खासतौर पर उन लोगों को जिनमें बुखार या खांसी बुखार जैसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर कानपुर प्रशासन जीका वायरस को लेकर मुस्तैद है। कानपुर के जिन इलाकों में जीका वायरस के मरीज मिल रहे हैं, वहां सैंपल लेने का काम भी तेज कर दिया गया। कैंट इलाके में तो लोग जीका वायरस के डर से अपने घरों से निकल नहीं रहे। अभी तक इसके कारणों का पता नहीं लगाया जा सका है। कहीं न कहीं इसके कारण को पता लगाने के लिए स्वास्थ्य महकमे की टीम इसमें लगाई गई है। शहर में जीका वायरस के बढ़ते मरीजों को देखते हुए वहां के अस्पतालों में जीका वार्ड भी बना दिए गए, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। न्यूज 18 से बातचीत में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश में जीका वायरस के 80 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें 89 मरीज कानपुर में सामने आए, जबकि 1 मरीज कन्नौज में मिला। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक अब तक राज्य के 6 जिलों में 2700 से ज्यादा सैंपल जांच के लिए लखनऊ भी भेजे गए हैं, जिनमें कानपुर से 2669 और कानपुर देहात से 10 सैंपल भेजे गए, जबकि फतेहपुर से 16, कन्नौज से 32, मथुरा से 10 और लखनऊ से 3 सैंपल जांच के लिए भेजे गए।
घर घर दौड़ जाके उसमें देख रहे हैं कितने लोगों को किस तरह का फीवर है, और उसका अगर लगता है कि फीवर थोड़ा अलग टाइप का है तो उसी हिसाब से उसका टेस्टिंग करा रहे हैं। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के एक 13 साल के लड़के के जनाजे में सैकड़ों की भीड़ जुटी और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 2 दिन पहले इजराइल की सेना और फिलिस्तीनियों के बीच हुई झड़प में 13 साल के इस लड़के को गोली लग गई थी, लेकिन इलाज के समय उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसके जनाजे में सैकड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी। अंतिम यात्रा के दौरान उसे वहां के रिवाज के मुताबिक फौजी सम्मान दिया गया और कुछ नकाबपोश फौजियों ने हवा में फायरिंग कर अपने गुस्से का इजहार किया। फिलिस्तीन के झंडे में लिपटे उसके शव को वहां के फौजी अधिकारियों ने भी कंधा दिया। इस दौरान लोगों का हुजूम उनके पीछे नजर आया। गुस्साए लोगों ने इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पटना के दानापुर से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां फुलवारी शरीफ इलाके में कार्यक्रम के लिए लगाए गए पंडाल में अचानक आग भड़क उठी। आशंका जताई गई कि आग किसी पटाखे की वजह से लगी, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा पंडाल जलकर राख हो गए। उस जगह पर ऐसी लपटें उठी कि जिसने भी देखा वो खौफ से भर गया। बड़े बड़े बांस की मदद से तैयार किया गया पंडाल आग के लिए चारा साबित हुआ और आग बढ़ती चली गई। कुछ देर में हालात ऐसे हो गए कि संभालना मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि सड़क से आने जाने वाले लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हुआ। आग लगने की जानकारी मिलते ही वहाँ दमकल की गाड़ी पहुँच गई, जिसने इसे बुझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पानी की मोटी धार के साथ जब वो अंदर दाखिल हुए तो नजारा और भी डरावना हो गया। वहाँ चारों तरफ आग पैर पसारने को बेताब नजर आई। पंडाल में मौजूद तकरीबन हर चीज जलकर बर्बाद हो गई। बताया गया कि इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल के लोगों को कई घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर दिवाली के 2 दिन बाद भी खतरनाक श्रेणी से कम नहीं हुआ है। दिवाली पर हुई आतिशबाजी और आसपास के राज्यों में रोक के बाद भी पराली जलाने की वजह से दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि लोगों का दम घुट रहा है। दिल्ली में औसत AQI 400 के पार है, जो कि खतरनाक की श्रेणी में बरकरार है। दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। कोयले के भारी इस्तेमाल की वजह से पड़ोसी देश चीन में हवा में जहर घुल गया। वहां इतना प्रदूषण फैला कि स्मॉग की वजह से सड़क पर चलना तक मुश्किल हो गया। जिसकी तस्वीरें आई राजधानी बीजिंग से। वहां तो सड़क को देखकर ऐसा लगा जैसे से बादलों के बीच बनाया गया हो, और वो भी धूल और धुएं से। हर वक्त भागती दौड़ती दिखने वाली राजधानी की सड़कों पर गाड़ियां रिंगती नजर आई। हालात इतने खराब हो गए कि दिन में लाइटें जलाने की नौबत आ गई। बीजिंग में रहने वाले लोगों ने दावा किया कि इस बार प्रदूषण पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा है। बताया गया कि चीन में फैक्ट्रियों और उद्योगों के लिए इस बार कोयले का इस्तेमाल रिकॉर्ड स्तर पर हुआ, जिसकी वजह से वहां 200 मीटर दूर देख पाना भी मुश्किल हो गया। लोगों का सड़क पर चलना तक मुश्किल नजर आया। गाड़ियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधनों का तो और भी बुरा हाल था। रोजमर्रा की चीजों को लोगों तक पहुँचाने में खासी मुश्किलें सामने आई। हालांकि इतने खराब मौसम के बावजूद लोग अपने कामों में जुटे नजर आए। कोर्ट ने अनिल देशमुख को जेल भेज दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। हालांकि ईडी ने कोर्ट से देशमुख की कस्टडी की मांग की थी। बिहार में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में आरजेडी की हार के बाद राजधानी पटना में एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें लालू परिवार निशाने पर नजर आई। इस पोस्टर में लालू यादव के साथ तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को भी दिखाया गया। उपचुनाव में आरजेडी की हार के बाद पटना में पोस्टर के जरिए लालू परिवार पर हमला किया गया है। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 तक पहुंच गई, जिसके बाद नीतीश सरकार ने कार्रवाई करते हुए 2 जगहों के SHO को सस्पेंड कर दिया। वहीं आरजेडी ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की तो कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे राहुल गांधी ने ऐलान किया कि केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो पहला आदेश महिला आरक्षण बिल को लागू करवाने का होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत देते ही इस पर राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस ने बिना वक्त गवाए सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमले शुरू कर दिए। लठ लिए खड़े किसान भी, बेरोजगार नौजवान भी, अपमानित महिलाएं भी, सब लोग इन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी हमला करने से नहीं चूके। बाबा मुख्यमंत्री जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पर विपक्ष के हमले बढ़े तो बीजेपी ने भी पलटवार में देरी नहीं लगाई। आज संकट उनके लिए है, वो चाहे अखिलेश यादव जी हो, प्रियंका वाड्रा जी हो या आज मायावती जी हो, ये सभी नेता ट्विटर पर इस समय चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। यूरोप के देश जॉर्जिया में जेल में बंद वहां के पूर्व राष्ट्रपति के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया।
अक्टूबर में जॉर्जिया की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर उन्हें जेल में बंद कर दिया था, जिसके बाद वहां अब जेल के अंदर उनकी तबीयत के बिगड़ने की खबर आई और जैसे ही ये खबर फैली, उनके कई समर्थकों ने रुस्तावी जेल के बाहर ही तंबू गाड़ दिए। इतना ही नहीं, कुछ प्रदर्शनकारी जेल की ओर कूच कर दिए, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने भी मोर्चा संभाला और प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान दोनों के बीच खूब धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि बाद में प्रदर्शन में शामिल कई लोग तंबुओं में चले गए। इन लोगों ने जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति को अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की। पूर्व राष्ट्रपति के समर्थन में जेल के बाहर प्रदर्शन करने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हुए। खबर है कि भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले खालिस्तान समर्थक संगठन सिक्स फॉर जस्टिस पर एनआईए ने शिकंजा कस दिया है। न्यूज 18 के शंकर आनंद की रिपोर्ट है कि सिक्स फॉर जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एनआईए ने एक टीम जो है वो कनाडा पहुंची हुई है, जिसकी अगुवाई आईजी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं और इस टीम में 4 सदस्य बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एनआईए के रडार पर सिख फॉर जस्टिस के जुड़े कुछ एनजीओ भी हैं, जिन पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए फंड मुहैया कराने का शक है। एजेंसी को जी हां बताया जा रहा है कि इन एनजीओ पर नकेल कसने के बाद इनसे मिली जानकारी के आधार पर देश में मौजूद इनके मददगारों पर भी शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि बीते 1.5-2 साल में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत कुछ राज्यों में किसानों के समर्थन के नाम पर हिंदुस्तान विरोधी गतिविधियों के लिए कुछ लोगों को अवैध तरीके से फंड मुहैया कराया गया, जिसके सबूत तलाशने के मकसद से ही केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए कनाडा पहुंची। पिछले कुछ समय के दौरान में काफी संदिग्ध गतिविधियां देखी गई, खासतौर पर सिख फॉर जस्टिस नाम की संस्था और उसके प्रमुख पन्नू के खिलाफ देखा गया, तो उसके खिलाफ भी जानकारियां इकट्ठा की जाएगी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने इशारों में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो गरीब परिवार से हो सकते हैं लेकिन कमजोर नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब के सारे मसले वो जल्द ही हल करेंगे। इससे पहले कल सिद्धू ने चन्नी सरकार से उनके अब तक के कामों का हिसाब मांगा था। तो मैं आज बेनती करना चाहता है, सत्कारियों गिरो एक बेनती करनी है कि मैं गरीब हो सकता है, गरीब परिवार से हो सकता है, लेकिन कमजोर नहीं है। जो भी मसले है ये जरा सिंगर हाथ पे है ना, इन्ना तकड़ा पाके पंजाब के मसले हल करागा। घर दे विच लोग कहणगे घर दे विच चंडीगढ़ करना मसले, सारे मसले हल करांगे। दिवाली के बाद दिल्ली समेत एनसीआर के कुछ शहरों में वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया और इसके लिए दिवाली पर हुई आतिशबाजी और पराली जलाने की घटनाओं को जिम्मेदार माना जा रहा है, जिसकी चेतावनी विशेषज्ञों ने पहले ही दे दी थी, जो सही साबित हुई। राजधानी के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, जिसके बाद दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी सड़क किनारे मौजूद पेड़ों और पौधों पर पानी का छिड़काव करते नजर आए, ताकि धूल के बेहद महीन कणों को उड़ने से रोका जा सके। इस बढ़े हुए प्रदूषण के लिए लोग भी पटाखों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को जिम्मेदार बता रहे हैं। दिल्ली के पॉल्यूशन का रीजन क्या है आपके हिसाब से? 2 ही रीजन है, एक तो कार और एक दिवाली में तो क्रैकर्स जले वो। प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जो सुबह सुबह टहलने या फिर कसरत करने के लिए पार्कों में पहुंचे। इतना ही नहीं, 2 पहिया गाड़ी वालों को भी इस धुएं वाले कोहरे से 2-4 होना पड़ा। पॉल्यूशन की वजह से लंग्स में दिक्कत होती है, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम। मौसम विभाग का मानना है कि प्रदूषण का स्तर कम होने के लिए बारिश का होना या फिर तेज हवाओं का चलना जरूरी है, जिसके फिलहाल कोई आसार नहीं दिख रहे। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रिकॉर्ड की गई, जिनमें आनंद विहार पर सुबह 8 बजे सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण रिकॉर्ड किया गया, तो वहां AQI 470 पर पहुंच गया, जबकि ITO इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 463 और दिल्ली एयरपोर्ट के पास 426 AQI रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं लोधी रोड इलाके में AQI का स्तर 385 पर रहा, जबकि दिल्ली के पास यूपी के नोएडा और गाजियाबाद के भी कुछ इलाकों में सुबह AQI 400 के पार पहुंच गया। कमोवेश ऐसे ही हालात दिल्ली के पास गुरुग्राम में भी दिखी, वहां भी AQI 458 रिकॉर्ड यहां पर किया गया। जयपुर में देर शाम जालौर से बीजेपी की पूर्व विधायक रही अमृता मेघवाल पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों के हमले में जालौर की पूर्व विधायक अमृता मेघवाल घायल हो गई। अमृता मेघवाल का कहना है कि वो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क घूमने गई थी, जहां
3-4 युवक बदमाशी कर रहे थे, जिन्हें जब टोका गया तो वो लोग पूर्व एमएलए से उलझ पड़े। वहीं मेघवाल का दावा है कि जब वो लौट रही थी तब बदमाशों ने उनका पीछा किया और उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी की, जिसमें वो घायल हो गई। पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में जलाई जा रही पराली ने दिल्ली की मुसीबत को और बढ़ा दिया है। सर्दियों की शुरुआत में हर साल पराली जलाने की वजह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर को भी पार कर जाता है। इसके बावजूद किसानों ने पराली जलाना बंद नहीं किया। पंजाब के कई जिलों में तो इससे हालात बेहद खराब हो गए। लुधियाना से सामने आई एक तस्वीर में कुछ किसान अपने खेत में पराली जलाते नजर आए, जिससे इतना धुआं उठने लगा कि वहां का आसमान धुएं से भर गया। अमृतसर से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। वहां एक इलाके में किसान अपने खेतों में पराली को जलाने के बाद उसकी आग को चारों तरफ फैलाते दिखे, ताकि कुछ ही देर में उनके खेत पूरी तरह जल जाएं। बताया गया कि गेहूं की बुआई के लिए खेतों को साफ करने के मकसद से किसानों ने ऐसा किया। हरियाणा के किसान भी पराली जलाने में पीछे नहीं थे। पानीपत के कैथल का नजारा कुछ ऐसा ही दिखा। हालांकि कैथल के एक इलाके में कुछ किसानों ने जैसे ही अपने खेत में पराली जलाना शुरू किया, उसके थोड़े ही देर बाद कृषि विभाग के कुछ अधिकारी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचकर उसे बुझाने में जुट गए।